गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने बिजनेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यानी अब से पहले जो हमने बिजनेस में पढ़ा था बच्चों, वो सेक्शन 1 और 2 के दो डिस्ट्रीब्यूशन थे जो हमने सेक्शन 2 स्टार्ट करा था। यानी चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 2 यानी बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या थे। और बिजनेस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, उनको समझा भी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की हुआ करती थी, याद करो। एक बिजनेस हुआ करता था, एक प्रोफेशंस, एक एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की भी फर्दर क्लासिफिकेशन थी कि बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं। बिजनेस या तो इंडस्ट्री होगा या फिर कॉमर्स होगा। कॉमर्स भी 2 तरह से होगा, ट्रेड होगा या एड ऑफ ट्रेड होगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमने डीपली नहीं पढ़ा है। तो आज हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस की फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या होंगी। और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। होमवर्क में मैंने बताया कि ये डिस्टेंस जो इनकी डिफरेंस हैं ये आपको पढ़ने हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी। यानी पॉइंट नंबर 4 था कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, ये आपको रीड आउट करा दिया था। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आपको होमवर्क के लिए दिया था। किया या नहीं किया? सबने नहीं किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की जो कैरेक्टर होते हैं, यानी उसका जो नेचर होता है, उसकी पहचान कैसे करें कि वो बिजनेस है। सबसे पहले बिजनेस किस क्लासिफिकेशंस में आती थी, मैं एक बार फिर से फ्लो चार्ट बना दूँ इसका। यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो या तो इकोनॉमिक थी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? एक तो बिजनेस था, एक प्रोफेशंस था और एक एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। तो अब हम पहले ये देखें कि बिजनेस यानी इसकी बातें कर रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक ही तो पढ़ रहे हैं हम। पहली बात तो ये किसकी हेडिंग में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहली पॉइंट देखो इसका क्या दे रखा है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, मैंने अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग मनी ध्यान से, कल भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा था इस पर लास्ट वीडियो में कि अर्निंग प्रॉफिट में और अर्निंग मनी में कितना डिफरेंस है। अर्निंग मनी का मतलब हम पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट का मतलब तब प्रॉफिट होता है अगर हम कोई वैल्यू कम की लेकर ज़्यादा पर बेचें। ठीक है, यानी कल मैंने 3 केसेस बताए थे। अर्निंग प्रॉफिट कहाँ का पार्ट है? सिर्फ यहाँ का। यहाँ अर्निंग मनी होता है। तीनों में अर्निंग मनी है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से, ये टेक्निकल पॉइंट है इसका। अच्छा बिजनेस में क्या क्या होता है? बिजनेस की 2 अलग भी हमने क्लासिफिकेशन बताई थी, लेकिन अभी हमने उस पर डीपली चर्चा नहीं करी थी। यानी एक तो बिजनेस इंडस्ट्री होता है ना, और दूसरा क्या होता है? कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब एक तो ट्रेड होता है या एड ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं, गुड्स को खरीदते और बेचते हैं, है ना। और यहाँ फैकल्टिएट करते हैं सेल परचेज को। क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। पढ़ेंगे तो डीपली क्या हो जाएगा। तो ध्यान करो,
इनको अभी इसको और डीपली समझेंगे, फिलहाल बस समझ लें कि प्रोडक्शन, सेल, परचेज और यहाँ सर्विस देते हैं। सर्विस कौन कौन सी बताई थी मैंने? बैंकिंग सर्विसेज है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देना है ना, जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रैवलिंग। लेकिन अगर गुड्स ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, हमने उसे ट्रक में रख कर भेजा या लॉरी में रख कर भेजा, तो उसका जो चार्ज कहलाया जाएगा वो ट्रांसपोर्ट चार्ज कहलाया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति ट्रैवल करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो हम वो सर्विसेज ही तो हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, हमने उससे कोई गुड्स थोड़ी खरीदा है। चलो देखो, प्रोडक्शन एंड परक्यूमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो प्रोडक्शन होता है और सर्विस दी जाती है इस केस में। हाँ है इधर ये रहा सब, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों इसके, इस बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक भी तो यही है, देख लो सब। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, डेली रेगुलर बेसिस करते हैं। अगर हमने सडनली हमारे पास पुरानी कार पड़ी थी, हमने एक कार बेच दी, तो क्या हमने बिजनेस किया? नहीं। अगर हमारा काम ही कार खरीदने बेचने का है तो हमने बिजनेस किया। यानी अगर हम रेगुलर बेसिस उस काम को कर रहे हैं तो हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सडनली हमने कोई काम ऐसा कर दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, और क्या होता है? प्रॉफिट अर्न, मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका। अर्निंग मनी तो तीनों का है, लेकिन प्रॉफिट अर्न किसका है? इसका। इसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। क्या होता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय क्या श्योरिटी है हमें प्रॉफिट होगा? कभी कभी लॉस भी तो हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। तो बिजनेस करते समय रिस्क फैक्टर होता है हमेशा, ध्यान रखना। बिजनेस का एक कैरेक्टर होता है रिस्क फैक्टर का, यानी जितना हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आगे जाकर बिजनेस में एक चैप्टर मिलेगा 12th के बाद, या 12th से में टॉपिक मिल जाए, क्या होता है? द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कहते हैं इसको? द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट बिहाफ ऑफ रिस्क। जो बिजनेसमैन जितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है उतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अनलिमिटेड रिस्क लें, यानी रिस्क उतना लिया जाए जितना हम बियर कर सकते हो। इन केस ऑफ बैटिंग, यानी अगर हम सट्टेबाजी करते हैं, होता ना कि जुआ खेल लिया, कैसे कि 100 रुपये मेरे और 100 रुपये तेरे, जो जीत जाएगा वो सारे पैसे ले जाएगा। यानी 100% प्रोबेबिलिटी है। 11th में आए हो, मैथ में भी चैप्टर पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? कि हारने के चांसेस कितने हैं, जीतने के चांसेस कितने हैं। मतलब क्या है उसमें कि जितने % तुम्हारे हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। यानी हम दो व्यक्तियों ने बैटिंग की है ना, जुआ खेला, मतलब सीधा देसी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कहा जाता है जुआ खेलना। एक ने 100 रुपये लगाए, दूसरे ने 100 रुपये लगाए। भाई या तो वो जीतेगा या हारेगा, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, या तो जीतेगा या हारेगा। मीन्स क्या है? 50% रिस्क है और 50% गेन है। और अगर क्लियर पता लग जाए कि भाई हार ही जाएगा तो 100% रिस्क है। तो ऐसे केसेस में हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसे कहते हैं बैटिंग करना। ठीक है, तो बिजनेस में बिजनेस वही होता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। ऐसा और ऐसा भी नहीं है कि 0% ही रिस्क रखे। भाई बिल्कुल रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं कमाएगा। थोड़ा सा रिस्क लेते रहो। कितना? 2%, 5%, 6%, 8%, 10%, 15%, है ना, 20%, कभी कभी 30%। लेकिन ज़्यादा मत भागना। अगर तुम बियर कर सकते हो 30%, प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आप रिस्क लोगे। जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं, एक दुकानदार है, उसने एक दुकान ओपन करी और उसमें
2 लाख रुपए लगाए, तो क्या उसको पता है कि वो 2 लाख रुपए उसको इनकम कमा कर देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, पता नहीं ना। ये तो डिपेंड करता है उसके लक पर या उसकी मेहनत पर, है ना। तो इससे क्या होगा, ये उसने रिस्क लिया अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके, यानी बिजनेस में पैसा लगाकर उसने रिस्क लिया कि चलेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है रिस्क पर, है ना। हम अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे। देखो चलो पहले इसको ही काम खत्म कर देते हैं। पेज नंबर, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ये पहले चलो इसको ही करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को खत्म करो, ये छोटा सा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। निकालो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बच्चों, रफ कर दूँ इसे तो मैं, है ना। ये देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? एक पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, एक सोशल होगा, और कौन सा था तीसरा? ह्यूमन, पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक। तीसरा ऑब्जेक्ट था इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, है ना। तो इन ऑब्जेक्टों को देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, ये सोशल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसको ही खत्म करते हैं, ये लो बहुत आसान है सोशल। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, मानो हमने एक फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री में काम करते समय हमने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले एक फैक्ट्री का या एक बिजनेसमैन की थिंकिंग ये होनी चाहिए कि उसने जो काम किया है, जो बिजनेस स्टेबल किया है, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के या आसपास में जो लोग रहते हैं उनका कोई नुकसान ना हो, यानी सामाजिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं हम। यानी अगर मैं बात करूं एक शुगर मिल, सिंभावली शुगर मिल, है ना, सबको पता है आसपास में हमारे सिंभावली शुगर मिल है। लेकिन जब वो सिंभावली शुगर मिल स्टेबल हुई होगी या अभी भी उसमें क्या होगा उसकी कंडीशन? भाई जब उसको शुगर प्रोड्यूस की जाती है तो उससे निकलने वाली गैस भी निकलती है साथ में, है ना, और वेस्टेज भी निकलता है ना। तो वो गैसेस या वेस्टेज जो होगा वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव होगा। भाई नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं, उनको दिक्कत करता होगा अगर वो उस वेस्टेज को ऐसे ही फेंक दें, तो ठीक से ना निकालें तो सिंभावली मिल का सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कि जब वो फैक्ट्री जहाँ पर लगी, चाहे सिंभावली मिल हो या कोई भी, जहाँ पर वो फैक्ट्री लगी उसके आसपास जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी पेड़ पौधे वगैरह या जो लिविंग थिंग वगैरह होती हैं, अदर जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनका कोई नुकसान ना हो। मीन्स कि उस मील से निकलने वाली गैस या अदर वेस्टेज जो नुकसान कर सकते हैं आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट को, उसको ऐसे ही ना जाने दें, उसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाएं ताकि आसपास के इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ये उसका सोशल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कि उसका आसपास के इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। दूसरी बात, किसी भी फैक्ट्री या मिल में काम करने वाले व्यक्ति जो एम्प्लॉय हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। क्या सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई व्यक्ति काम करता है, उसको 10 घंटे हम काम कराते हैं अपने पास और हम उसको सिर्फ 200 रुपये सैलरी पर डे देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे पास काम छोड़कर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। तो इसका मतलब वो मजबूरी में हमारे पास काम कर रहा है ना, और हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे ज़बरदस्ती काम कराए भी जा रहे हैं और
उसको जो इनकम डेली वेजेस देते हैं वो बहुत कम देते हैं। भाई ना करेगा तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या ये हमने सही किया? नहीं किया, है ना। क्यों नहीं किया सही? क्योंकि हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमारे पास काम करने वाला जो व्यक्ति है ना, हम उसके बारे में भी सोचें। क्या सोचें? कि भाई वो जितनी मेहनत कर रहा है कम से कम इतना तो दें। हम पहले ये चेक करें कि आसपास जो अदर मील्स हैं या सिमिलर मील्स कहीं हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर सैलरी क्राइटेरिया क्या है, वेजेस क्राइटेरिया क्या है। हम कम से कम उतना तो दें उसे, ज़्यादा ना दे सकते तो कम से कम उतना तो दें, है ना, जितनी वो मेहनत कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हम कुछ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। सोशल ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं पहले। देखो सप्लाई ऑफ, अच्छा एक और ऑब्जेक्ट ध्यान रखो, हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, टीवी पर ऐड आते हैं, कोई भी ऐड है, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कॉस्मेटिक का लेते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। कॉस्मेटिक में आती हैं, क्रीम आती है फेयर एंड लवली, 4 हफ्तों में गोरापन, है ना, 4 हफ्तों में गोरा कर देगी, बिल्कुल कर देगी, बिल्कुल ब्लैक से वाइट बना देगी। लेकिन क्या ये सोशल ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम नहीं, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है इस केसेज में, मीन्स लोगों को धोखा दे रही है। वास्तव में उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्या वो जो बता रहे हैं ऐसा है या नहीं है? सोशल ऑब्जेक्ट कहता है कि एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, हमने उस पर जो कंटेंट लिखे हैं, जो हमने बताया है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पानी को अमृत बताकर बेचें और लोग जब उसको यूज़ करें तो वो फ्रॉड में निकले, है ना। यानी जिस प्रोडक्ट को हम बता रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को सही बताएं, और जितना हम उनको चार्ज कर रहे हैं उस लायक वो प्रोडक्ट हो, है ना। यानी हम उसको ओवर वैल्यूड करके ना दिखाएं, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट हमने जिस काम के लिए दिया है, जिस काम के लिए लोगों को बेच रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्ट को पूरा करे। ऐसा नहीं कि हमने कॉस्मेटिक जो ये फेयर एंड लवली आती है, लोगों को ये कहकर बेच दी कि गोरे हो जाओगे, और उसने कोई इफेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को पेश किया जाता है, और वो कंपनी क्या होती है? वो कंपनी अच्छी नहीं होती। बिजनेसमैन की सोच होती है अच्छे जो प्रोडक्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखना, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आती हैं, अच्छी क्वालिटी का मीन्स अच्छी कंपनी की जो चीज़ें आती हैं, वो उनको उसी के बारे में इतना ही बताते हैं जितना उसमें होता है। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाए, ठीक है। तुम देखना, चाइनीज़ प्रोडक्ट हुए या फिर लोकल प्रोडक्ट हुए, उनकी जो पैकिंग वगैरह होती है वो हायर करती जाती है, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बताई जाती है कि वो कस्टमर देखे तो सोचे वास्तव में कितना बढ़िया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या निकलता है? मीन्स क्या हुआ? फ्रॉड हो गया ये तो। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं तो वो उसको इतना ही शो करते हैं जितना वो है, ठीक है, और इतना ही चार्ज किया जाता है। पढ़ो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अब ज़्यादातर ऑनलाइन में हो रहा है, आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अगर आप फ्रॉड साइड से करोगे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट तो फिर भी ठीक चल रही है, लेकिन अगर आप फ्रॉड साइड से उसको करोगे ना, जो हम गेम वगैरह खेलते हैं या कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ऐड आ जाते हैं कि ये परचेज़ करो। अगर हमने परचेज़ कर लिया और पेमेंट कर दिया, तो पता क्या होता है, बहुत बार केसेस ऐसे हुए हैं, आपने मोबाइल परचेज़ किया और वो लेकर आएगा आपको, डिलीवरी बॉय जो लेकर आएगा आपको मोबाइल की पैकिंग में देगा, जब खोल कर देखोगे ना कुछ और ही निकलेगा। तो ऐसे केसेस हमारे सियाना में भी हुए हैं, आसपास भी हुए हैं। तो इसलिए बुक करते समय साइट का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये भी सोशल ऑब्जेक्ट आता है कि जो हमारे कस्टमर अमेज़ॉन क्या करते हैं, अगर आप बुक करोगे ना तो नॉर्मल लगभग 99% तो वो सही प्रोडक्ट ही देगा, है ना। तो डिज़ायर, देखो पहला यही आता है सोशल ऑब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वांटिटी और प्रोडक्ट, यानी कस्टमर ने जो इच्छा रखी है, जिस चीज़ की जिस प्रोडक्ट को वो चाह रहा है उसको वही प्रोवाइड करें हम। ऐसा नहीं कि वो चाह तो कुछ रहा है, हमने फ्रॉड करके धोखा देकर उसको कुछ दे दिया। कभी कभी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, क्या करता है सेलर करता है, ले लो इसे, बहुत अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, है ना, आपके दिमाग में बिल्कुल भ्रम फैला देगा कि आज इसी में को पहनकर हम जो है ना बिल्कुल मॉडल लगेंगे, और घर जाकर देखते हैं तो कुछ और ही हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। कपड़ों में बहुत होता है ऐसा, जाओगे ना सेलर आपको बढ़ा चढ़ा कर ये पहन कर देखो, बिल्कुल सलमान खान लगोगे सब पहन कर, है ना, और घर जाकर देखो तो पता नहीं क्या लगते हैं। पढ़ो इसे, पहला प्रोडक्ट यही है, कस्टमर प्रीफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी। अगर आप कस्टमर को वही दोगे जो वो चाह रहा है,
तो हमेशा वो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अच्छी कंपनियों की जो पॉलिसीज़ होती है वो क्वालिटी प्रोवाइड करना ज़रूर होती है, ठीक है ना। वो ग्रेड बना देते हैं ABC, है ना, अच्छी क्वालिटी, फिर उससे लो, फिर उससे लो। कस्टमर को बताते हैं कि भाई ये सबसे अच्छी है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, आप जो चाहो वो ले लो, ठीक है। फ्रॉड नहीं करते। तो हमेशा हम उसी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, उसी कंपनी से परचेज़ करना चाहते हैं जहाँ से फ्रॉड ना हो, और ऐसी कंपनी आगे जाकर बड़ी कंपनी बन जाती है। ये बिजनेस पॉलिसीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आज सोचो कि आज ही लूट लो इसे, कस्टमर आया दुकान पर बस लूट लो इसे, आज ही ख़त्म कर देना है इसको, आज के बाद नहीं आएगा फिर वो तुम्हारे पास। अगर कस्टमर को हमेशा के लिए अपना बनाना है तो उसको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है बेटा। पढ़ लेंगे इस टॉपिक को। अवॉइड, हाँ देखो, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में यही एग्जांपल है कि हम कस्टमर के साथ धोखा न दें। क्या होता है कि मानो हम एक कपड़े खरीदने गए, है ना, ये है, ये यहाँ से फटा हुआ है, ठीक है, और जब हम किसी कपड़े वाले के पास कपड़े खरीदने गए तो यहाँ से फटा हुआ है, वो क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा, ये देखो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, है ना, और ख़रीद लो। हमने देखा कि अच्छा कपड़ा तो बहुत अच्छा है, हमने ख़रीद लिया वो, लेकिन उसने क्या करा, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जब हमने घर जाकर देखा, अच्छा ये तो यहाँ से कटा हुआ है, आप जब जाओगे उसके पास, भाई ये तो यहाँ से फटा हुआ है, भाई मेरे सेलर क्या कहेगा, मेरे पास से तो आप सही लेकर गए हो, आप जानो इसने क्या करा है। इसका मतलब क्या करा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है। तो ये सोशल ऑब्जेक्ट है कि हम किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा ना करें। देखो, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड द ब्लैक मार्केटिंग। देखो, ब्लैक मार्केटिंग भी आ रहा है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है, अभी लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ था, दुकानें बंद थी, लेकिन सेलर ने क्या करा, 10 रुपये वाली चीज़ गुड्स जो था वो 50 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये तक का दिया। लेकिन क्यों बेचा ऐसा, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास गुड्स ही नहीं है, कमी है गुड्स की, और डिमांड ज़्यादा है, लोग खरीदार ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट थोड़े हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसने महंगा बेचा, लेकिन वास्तव में उसने फ्रॉड किया। क्यों, क्योंकि उसने स्टॉक कर लिया अपने पास, लोगों को ये शो करा कि हम पर ये गुड्स ही नहीं है, और कम होने की वजह से लोगों ने उसे ख़रीदा मजबूरी में। तो ये इसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब मार्केट में कॉमोडिटी, यानी बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में हम गुड्स को बोलते हैं कॉमोडिटी। कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको बोलेंगे कॉमोडिटी, ठीक है। तो आगे से जब भी मैं वर्ड कॉमोडिटी बोलूँ तो समझ जाना कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो भी कॉमोडिटी है, मानो मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रहा है जो हमें डेली यूज़ में यूज़ लेते हैं, शुगर की बात करते हैं, चीनी चल रही है, तो अगर मार्केट में मान लेते हैं 1000 कुंटल चीनी है, तो लोग खरीदते होंगे उसको डेली। अगर मैं उस 1000 कुंटल को सारी को खरीद लूँ और अपने पास इकट्ठा कर लूँ तो मार्केट से ख़त्म। अब जो कस्टमर होंगे वो क्या करेंगे, वो तो मार्केट में उन्हें चीनी नहीं मिलेगी, अब मैं इस चीनी को अपने रेटों से बेचूंगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। एडल्ट्रेशन, है ना, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, ये सब कुछ इसी के ही रूप हैं, ठीक है। एक्सग्रेटिंग इन द एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो बेटा ये सब इसी के ही रूप आते हैं, है ना, ये जो अलग अलग तरह के नाम दिए हैं। नो सोसाइटी एक्सेप्ट दिस प्रैक्टिस, यानी समाज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तुम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो ना। अच्छा देखो, इसके बाद थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ध्यान रखो बेटा, जो भी फैक्ट्री हमने लगाई है उस फैक्ट्री का मेन ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि यहाँ के जो आसपास के बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको काम दें कम से कम, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और उनको जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों उनकी। तो रोजगार अगर हम उनको देंगे तो उनके लिए भी तो फ़ायदा होगा। तो वो फैक्ट्री को क्या कहेंगे, वो फैक्ट्री को कहेंगे कि भाई ये फैक्ट्री हमारे लिए कुछ कर रही है। स्याना में गोपाल जी डेयरी है, वैसे तो इस गोपाल जी डेयरी की वजह से वेस्टेज भी बहुत निकलता है, जो हमारी जो कैनल्स वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह हैं, उनको बेकार करती है, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है। बहुत सारे परिवार उसकी वजह से चल रहे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करा, उसने आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो कोई नहीं चाहेगा उससे हटाए यहाँ से और उसको यहाँ से हटाकर भगा दिया जाए। क्यों, अगर भगा दिया गया तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो हर बिजनेसमैन की ये सोच होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें।
बेरोजगारी कम करें, ठीक है। नेक्स्ट पर आए, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। हर बिजनेसमैन को कुछ ऐसा काम जरूर करते रहना चाहिए जो समाज सेवा का हो। कैसे? अगर कोई भी फैक्ट्री लग रही है तो कुछ ना कुछ, देखो नॉर्मली क्या होती हैं, बड़े बिजनेसमैनों को देखो, टाटा है ना, रतन टाटा की बात कर रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन पीरियड में ये घटनाएं हुई तो कितनी डोनेशन दी उसने, तो ये क्या है, ये सोशल सर्विस ही तो है। और साथ में उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रिलायंस ने अपने हॉस्पिटल्स को क्या करा, क्वारंटाइन गार्ड वो बना दिया सेंटर। तो इसकी वजह से ये क्या करा है, ये लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो कहा है। तो बिजनेसमैन को, हर बिजनेसमैन को, चाहे वो छोटा हो, जो जिस लेवल का है, उसको इतने लेवल पर समाज सेवा जरूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्प करे ताकि एक दूसरे को म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मिल सके, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, तो बताया कि इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या कोई भी ऐसा बिजनेस जिससे कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा हो, हम उसका वो सिस्टम क्रिएट करें ताकि नेगेटिव इन्वायरमेंट को रोका जा सके, है ना। जब पॉल्यूशन हो रहा होगा तो हम पॉल्यूशन के लिए उसमें जो इस तरह की चिमनियाँ वगैरह लगाएं ताकि जो एयर है वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से ऊपर जाकर लगे। तुमने देखा होगा फैक्ट्रियों में बहुत ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगी होती हैं, क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं हमारे नेचुरलिटी से ऊपर जाता है, यानी वो जब नीचे जाएगा ना, इतने ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी होगी, जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसको इतने ऊपर छोड़ा जाता है ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट को अफेक्टेड ना कर सके, ठीक है बेटा। तो ये सोशल ऑब्जेक्ट थे। इससे पहले आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना 3 ऑब्जेक्ट आते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट आते हैं। एक आता है ग्रोथ, है ना, एक आता है प्रॉफिट अर्निंग, एक आता है सर्वाइवल, ठीक है, एक आता है सर्वाइवल। देखो इधर, अब इस सर्वाइवल में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले चलो प्रॉफिट को ही खत्म करते हैं। हर बिजनेस का तो पहला ही कैरेक्टर यही था, मैंने ऑब्जेक्ट बताए हैं बिजनेस के, तो इसके 3 ऑब्जेक्ट थे, पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिक तो पहले ही प्रॉफिट, इकोनॉमिक जो आ रहा है ये खाली बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। तो पैसा कमाना, पैसा कैसे कमेगा बिजनेस में? प्रॉफिट कमाकर, प्रॉफिट अर्न करके ही तो कमेगा। एम्प्लॉयमेंट में पैसा कैसे होगा? अर्निंग से ही, यानी हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है हर बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है जब प्रॉफिट कमाएंगे, मानो हर बिजनेस की सोच क्या होती है बिजनेसमैन की, कि आज मेरी बिजनेस की वैल्यू 10 रुपये है तो कल इससे ज़्यादा हो। हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचेगा बिजनेस, यानी हर बिजनेसमैन सोचेगा कि मेरा बिजनेस बढ़ता रहे, रुके ना। तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ग्रोथ हो गया, बिजनेस को अपर लेवल पर लेकर जाना, ये हमारा प्रॉफिट अर्न करना है। तीसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या? एक रिलायंस कंपनी है और एक दूसरी जेड कंपनी है। तो ये क्या सोचें, ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, सेम गुड्स बनाते हैं। चलो ये भी कार प्रोड्यूस करता है और ये भी कार प्रोड्यूस करता है, तो इनके बीच में कंपटीशन होगा। भाई ये सोचेगा कि मैं इससे आगे बढ़ूं। तो बच्चों हम सर्वाइवल की बात कर रहे थे, यानी ये सोचेगा कि मैं इससे आगे जाऊं, है ना, ये सोचेगा मैं इससे आगे जाऊं, है ना। या फिर ये अपने आप, इससे कोई लड़ने नहीं चाहता, लेकिन ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन समस्या पता है क्या आएगी? समस्या एक आएगी कि मान लेते हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर टोटल जो खरीदार हैं वो 1000 हैं। अब ये कुछ तो इससे खरीदते होंगे कुछ कस्टमर, और कुछ इससे खरीदते होंगे, है ना। मान लेते हैं 500 इससे खरीदते होंगे कस्टमर और 500 कस्टमर इससे खरीदते होंगे। लेकिन ये अपने आप को आगे कब बढ़ाएगा? जब इसके कस्टमर गेन करेंगे, जब इसके कस्टमर बढ़ेंगे तभी तो ये अपने आप को, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। मानो इसने अपने कस्टमर को बढ़ाकर 600 करना चाहे या कर लिए, तो वो कस्टमर किसके कम हुए? इसी के तो कम हुए।
यानी इसकी ग्रोथ में इसका डिफीट होना है, यानी एक की ग्रोथ दूसरे को डिक्रीज करना है, डिफीट करना है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को यानी इस बिजनेसमैन को सोचना है कि मुझे कैसे टिके रहना है, कम से कम इसके सामने बने रहना है। एग्जाम्पल दें? हाँ एग्जाम्पल दें। नोकिया मोबाइल एक टाइम पर सबसे ज़्यादा मोबाइल बिका करता था, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा थे, लेकिन क्या हुआ उसको, उसने बाकी जो कंपनीज आई, सैमसंग या वीवो, ओप्पो, अलग अलग चीज़ें आई, उन्होंने मार्केट में अपने कस्टमर को बढ़ा लिया। यानी उनके कस्टमर बढ़े तो कस्टमर कम किसके हुए? नोकिया के कम हो गए नहीं। यानी वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, टिक नहीं पाया इनके सामने और मार्केट से बाहर हो गया, है ना। फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं ना टिकने के? एक तो जो ओप्पो, वीवो, सैमसंग वगैरह थी, इन्होंने अपने आप को बेहतर प्रेजेंट किया लोगों के सामने, वो नहीं कर पाया, है ना। जब उन्होंने बेहतर प्रेजेंट करा तो उन्होंने अपने कस्टमर गेन करे, और कस्टमर किसके कम हुए? नोकिया के ही तो कम हो गए वो, है ना। तो ये नोकिया वाली कंडीशन ही है जेड। ठीक है, तो बेटा ये हमारे सोशल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ये बातें आप पर भी अप्लाई होती है। 10th क्लास करने के बाद जो व्यक्ति, ये नोकिया की कंडीशन थी, फेलर क्यों हुआ नोकिया? नोकिया फेल इसलिए हुआ क्योंकि ओप्पो, वीवो, सैमसंग ने अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करे, अपने मॉडल्स में चेंजिंग करे, अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करे, लेकिन नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया और इसकी वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, तो ऐसी बिजनेस जो अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, समय उनको बाहर कर देता है। ये बात आप पर अप्लाई होती है कि अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप भी समय के हिसाब से बाहर बैठ जाओगे, घर बैठ जाओगे। इसलिए अपनी सोच को सही करना, क्योंकि 10th क्लास की जो थिंकिंग थी ना आपकी, वही परसेंटेज अगर आप 12th में लेकर आए तो किसी लायक नहीं रहोगे। इसलिए 10th वाली सोच, 10th की प्रिपरेशन वाली सोच 10th तक ही छोड़ कर आना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर कॉपी चेकिंग का क्राइटेरिया 10th क्लास के मुकाबले 12th क्लास का कहीं ज़्यादा टफ होता। ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं होती उसके अंदर। 10th क्लास में बढ़ा देते हैं बच्चों को, अगर कोई बात नहीं कर दो पास, लेकिन 12th में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जितनी मेहनत आपने परसेंटेज लाने में 10th क्लास में करी थी ना, अगर इतनी ही 12th में की तो उसकी परसेंटेज आधी कर देना और एडमिशन नहीं मिलेगा, कहीं किसी लायक नहीं रहोगे। ठीक है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना। और जिन बच्चों को लगता हो कॉमर्स इजी है तो कुछ दिन बाद उनके दिमाग से ये भ्रम भी निकल जाएगा, है ना। इजी सोचकर कभी कॉमर्स मत लेना। अगर कॉमर्स लेने के साथ में, पता है वेट हमारे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा है, स्कोप हमारे कॉमर्स का बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि अच्छा कॉमर्स, साइंस नहीं चल रही तो कॉमर्स ले लो। बेटा अभी नर्सरी में आए हो आप, 11th क्लास, साइंस कहाँ से शुरू होती है? 5th 6th से साइंस पढ़ लेते हैं बच्चे, मैथ, साइंस, थोड़ा थोड़ा मैथ सीख लेते हैं। आज से पहले कॉमर्स को देखा कभी? यानी दिस इज कॉल्ड द 11th, नॉट 11th, दिस इज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ कॉमर्स क्लासेस, एंड नाउ यू आर नर्सरी ऑफ कॉमर्स, एंड सेम स्टूडेंट which are selected in science stream, this is the 11th class of science। यानी 11th क्लास ऑफ साइंस में और नर्सरी क्लास ऑफ कॉमर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जिस दिन आप कॉमर्स की 11th में पहुंच जाओगे ना, उस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि कॉमर्स होती क्या है ना। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्स टफ है, या मैं ये कह रहा हूँ कॉमर्स टफ है, लेकिन जितनी कॉमर्स का स्कोप वाइड है ना, इतना स्कोप वाइड भी नहीं है किसी चीज़ का। कॉमर्स के बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो पैसे कमाने आसानी से जानता हूँ। ठीक है, कभी बेकार नहीं होगा। इसलिए राइट डिसीजन, कॉमर्स लेने के बाद भी ये सोच लेना कि हमने डिसीजन सही लिया है। और जिसने ये सोचा हो कि मैंने ऑप्शनल में, मजबूरी में कॉमर्स लिया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने जुनून के साथ कॉमर्स लिया है, डैम श्योर कह रहा हूँ कि आगे जाकर बहुत कुछ करोगे, बहुत स्कोप है। क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के पास में एक ही गोल होता है, IIM, IIT का, है ना। IIT बीट करना है और जाकर एडमिशन लेना है। कहाँ लेना है वो एडमिशन साइंस को? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या करते हैं उसमें? बीटेक इंजीनियरिंग। लेकिन कॉमर्स वालों के पास नहीं है क्या? जब साइंस के लिए IIT बनाया है गवर्नमेंट ने, तो कॉमर्स के लिए भी IIM बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो सेम रैंक का है, सेम क्वालिटी का है ना। और जॉब फैक्टर भी सेम है,
सैलरी क्राइटेरिया उससे ज़्यादा ही है, एग्ज़ाम पैटर्न भी उससे ज़्यादा टफ है। तो इसलिए ये मत सोच लेना कि IIT ही सब कुछ है, IIM भी है उसके बराबर में, और सबसे ऊपर तो फिर CA आ जाता है। ठीक है, करें बेटा। तो हमने फ़िलहाल बस यही कवर करना है आज, कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। चलो, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। ह्यूमन यानी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। हर कंपनी के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, ह्यूमन ही तो है, उनके बारे में हमें सोचना। क्या सोचना था, मैंने एग्जाम्पल शुरू में दिया था कि भाई हमारे पास जो काम कर रहा है ना व्यक्ति, उसको मतलब जितना हम पेमेंट कर, जितना हमारे पास वो काम कर रहा है हम उतना तो दें उससे कम से कम। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ में बेचारे को सैलरी देने के चक्कर में वो मजबूर है, हमारे पास काम नहीं करेगा तो बेरोजगार हो जाएगा, इसके लिए हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय, है ना, काम करने वाले व्यक्ति को। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, हमारे पास कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर हम उसको खुश रखेंगे तो हमारा ही तो फ़ायदा उसमें। अगर वो खुश रहेगा तो हमारे पास भी तो खुशी से काम करेगा। लेकिन अगर हम उसे परेशान करे रखें, टेंशन में रखें, तो क्या वो काम करेगा? अच्छा नहीं करेगा ना। तो उसके फ़ायदे में भी हमारा ही फ़ायदा है, बिजनेसमैन का फ़ायदा है। ठीक है, तो पढ़ लेना, देखो जल्दी से। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु आर कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट टू सक्सेस इन द बिजनेस। यानी एम्प्लॉय एक ऐसा व्यक्ति, यानी काम करने वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका योगदान बिजनेस की सफलता में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बिगड़ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। द गेट मैक्सिमम फ्रॉम द एम्प्लॉय, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए हमें उसको उतना ही देना पड़ेगा। अगर हम एम्प्लॉय को अच्छा दे रहे हैं तो वो भी तो हमें अच्छा ही देगा। बहुत सारी कंपनीज पता है क्या करती हैं, संडे के दिन फ्री टिकट दे देती हैं मूवी का, है ना, अम्यूज़मेंट पार्क भेजती हैं अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को। क्यों भेजती हैं? एम्प्लॉइयों को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति काम करते हैं कंपनी में, संडे में उनके ब्रेक होता है, और उस संडे में कंपनी चाहती है कि हमारा जो काम करने वाला व्यक्ति है ना वो बिल्कुल खुश रहे, टेंशन फ्री हो जाए। अम्यूज़मेंट पार्क भेजेंगे उन्हें, मूवी देखने के लिए फ्री टिकट प्रोवाइड करेंगे, है ना, गेम्स के लिए प्रे कर देंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब वो संडे में बिल्कुल रिफ्रेश होकर आएगा ना, तो मंडे से जब जॉब पर आएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा कंपनी के लिए। तो ये पॉलिसीज़ होती है बिजनेस की भी। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, यानी और दूसरी बात, हमको उसको जब काम करने के लिए जगह देना तो वो ऐसा इन्वायरमेंट हो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। अभी स्टडी के लिए देखना, अभी आप बच्चों पढ़ने के लिए बैठो ना तो ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, तो आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब भी पढ़ने के लिए बैठो अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करो। ठीक है, यानी जब हम बैठते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो सूटेबल हो स्टडी के लिए, तब अपनी ग्रोथ देखना कैसे होती है। यही कंडीशन अप्लाई होती है एम्प्लॉय के लिए। जब उसको काम करने के लिए जगह देना तो ऐसी जगह दे तो वो अच्छी उसके लिए हो। जैसे मैनेजर को हमने, जब कोई कंपनी का मैनेजर होता है वो कैसे बैठता है, एक ऑफिस में बैठता है जो अच्छा खासा वेल डिज़ाइन होता है। लेकिन अगर हम मैनेजर को बाहर गेट पर बैठा दें, काम करेगा वो? नहीं करेगा ना। इसीलिए यही कंडीशन अप्लाई होती है मैनेजर के काम करने के, क्योंकि मैनेजर पर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके लिए जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हम उसको, कंपनी जो होती है उसको इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करके देती है, उसी लायक देती है, तभी तो वो अच्छा काम करते हैं। चलो गेट करी तो बहुत दूर की बात है, हमने उसको ऐसे ही बिठा दिया कहीं चेयर लेकर, बैठ जा भी काम करता रहे आराम से, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, है ना, कर ही नहीं पाएगा। तो इन्वायरमेंट ज़रूरी है उसको देना। वर्किंग कंडीशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस, तो ये हमारा एग्जांपल था। जितना हम उससे काम करा रहे हैं उतना तो दें, और भाई जितनी दूसरी कंपनी दे रहे हैं कम से कम उतना भी दें। सेम हमारी कंपनी, एक कंपनी और है हमारी जैसी, वो तो दे रही है 500 रुपये पर डे और हम दे रहे हैं 400 रुपये, तो ये गलत है ना। तो कम से कम हम इतना तो दें जो दूसरे दे रहा हो। ठीक है, ख़त्म करें, बाकी पढ़ना है इसे सेल्फ रीडिंग करके। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके बाद कल, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो भी जो क्वेरीज हों आज तक के बिजनेस के टॉपिक में, मैं आज के बाद जब भी लाइव सेशन लूँगा उसमें मुझे बता देना। ठीक है बेटा, थैंक यू।